शुरू करते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो एज फंडामेंटल राइट्स आर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल टू डेवलप citizens personality, it is also necessary that they should discharge their obligations toward their fellow citizens and the motherland। देखो, अब आपको राइट्स मिल चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आपको वोट करने के लिए मिल रहा है, लोग चाहते हैं आपको, सॉरी वोट में आपको फंडामेंटल राइट भी नहीं आता, वो एक लीगल राइट है। आपको फ्रीडम मिल रही है कहीं भी जाने की, या आपको एक जगह ऑर्गेनाइज करने के लिए, कुछ भी ऑर्गेनाइज कर, रीजन की फ्रीडम चाहिए, आपको इक्वालिटी चाहिए, आपको अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना, ये सब आपको फ्रीडम्स मिल रहे हैं फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, और एट द सेम टाइम जो डीपीएसपी हो गए, वो स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट को एक ऑब्लिगेशन मिली है, स्टेट को एक रोड मैप मिला है कि आपको क्या करना है, देश को इस हिसाब से चलाना है, इस हिसाब से आप क्या करोगे, इंप्रूवमेंट ला सकते हो, इस हिसाब से डेवलपमेंट कर सकते हो। अब आपको हर चीज मिल रही है, तो एट द सेम टाइम आपको, आपकी भी तो कुछ ड्यूटीज बनती है ना। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंट्री आपके लिए कुछ करती रहे, आपको भी तो कंट्री के लिए कुछ करना है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में सिर्फ वही बात आ जाती है कि आप कंट्री के लिए क्या करना चाहते हो। अब एज आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंट्री के लिए। अब ये ड्यूटीज क्यों लाएगी, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड विद द पर्पस ऑफ मेकिंग द सिटीजन पेट्रियाटिक। चाहते हैं कि हमारे देश में ना सिटीजन कम से कम पेट्रियाटिक तो रहे ना, एहसान फरामोश सिटीजन ना हो, जिनको लगे कि हर चीज़ उनको प्रोवाइड हो रही है। जब वो प्रिविलेज्ड बन जाते हैं, उसके बाद आपको पता है कि वो जरूरत से ज़्यादा प्रिविलेज भी आपको क्या कर देता है, नकारा बना देता है। कम से कम अगर पेट्रियाटिक वैल्यूज होनी चाहिए। हेल्प देम टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट दैट वुड स्ट्रेंथन द नेशन। कम से कम कुछ कोड हो आपके, कुछ आपके लॉज हो जिसको आप फॉलो करते हो, ताकि हमारा देश क्या हो, इंटीग्रिटी बढ़े, देश को उतनी ज़्यादा क्या बढ़ मिले, स्ट्रेंथ मिले। ये चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी, फॉलो करनी पड़ेंगी, ये आपकी ड्यूटी है थोड़ी सी। अब देखो, टू प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, आपको देखना है कि हमारे देश के ऊपर कोई कब्जा ना करे, हम सॉवरेन रहे, हम किसी के डिसीजन से इन्फ्लुएंस ना हो, हमारे देश में इंटीग्रिटी रहे, क्योंकि इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाती है। ये ना हो कि हम बिकाऊ हों, ठीक है, देश में इंटीग्रिटी होना जरूरी है। हेल्प द स्टेट इन परफॉर्मिंग इट्स डाइवर्स ड्यूटी एंड प्रमोट आइडियल ऑफ हार्मोनी, यूनिटी, कॉमन ब्रदरहुड एंड रिलीजियस टॉलरेंस। ये हर चीज़ आपको अच्छी कंट्री बनाती है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, चाइना, यूएसए आल्सो हैव द रिलेटेड ड्यूटीज। अब देखो, ये बात आती है कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली, फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए, रिवीजन टाइम, यूएसए। डीपीएसपी हमने कहाँ से ली है, कहाँ से ली डीपीएसपी, याद है? ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से ली, ये हमने ली है यूएसएसआर, हम आजकल रशिया के। तो इससे पहले हमने जो एक चीज पढ़ी जिसे हम क्या कहते हैं, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल हमने कहाँ से लिया है, वो भी हमने यूएस, क्योंकि यूएसए वॉज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रीएम्बल को क्या किया था, फर्स्ट टाइम यूज किया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब क्या हुआ कि जब हमारा ना कॉन्स्टिट्यूशन आया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब आया था, तब उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज थी, नहीं थे। ये फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में लाई गई है इस अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। 42nd अमेंडमेंट कब हुई थी, 1976 में। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड स्पेशल प्रोविजंस लेइंग डाउन फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। 42nd अमेंडमेंट ने क्या लाया था, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने स्पेशल प्रोविजंस लाई थी, जिसकी वजह से कि हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस किए। दीज ड्यूटीज हैव बीन स्पेसिफाइड अंडर न्यू आर्टिकल। अब इसको किसके अंदर लाया गया, 51A के अंदर। दे आर नॉट जस्टिशिएबल, ठीक है, ये भी जस्टिस। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूड इन आर्टिकल 51A। इसके अंदर हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 10 आर्टिकल 10 है, ठीक है, अंडर पार्ट 4A थ्रू दिस अमेंडमेंट। द फंडामेंटल ड्यूटीज विच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशंस आर बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन। देखो, इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में लाई, वो थे स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या किया था, फंडामेंटल ड्यूटीज लाई थी।
किया था। इसकी वजह से इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, आपको याद रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है तो ये नाम याद रखना है कि किसकी रिकमेंडेशन। सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जैसे नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर की, इंदिरा गांधी कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह टू स्टडी द क्वेश्चन ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन द लाइट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। उन्होंने स्वर्ण सिंह से बोला, बेस्ड ऑन इन recommendations the government incorporated several changes in the constitution including preamble to 42nd constitution। आपको पता ही है कि एक ही टाइम पे प्रियम्बल को क्या किया गया, अमेंड किया गया, और वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किया गया, 42nd। और उसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था फंडामेंटल कॉर्पोरेट को बीच लाया गया। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये लाइन मैंने पढ़ी थी, ये मेरी ड्यूटी है। अगर वहां पे 2-3 ऑप्शन आ गए तो कम से कम मैं ये पता लगा सकता हूँ कि हाँ ये फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है, बस आपको इतना रट्टा मारने के। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ऑब्वियसली बात है कि आपको करना है कि आपको देश का जो रिस्पेक्ट करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है, नेशनल फ्लैग आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। ये तो आपकी ड्यूटी बनती है, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ऑब्वियसली बात है हम कम से कम उन लोगों ने जिन्होंने इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया हमारे लिए, तो उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हम फ्रीडम स्ट्रगल को क्या करें, याद करें, उन लोगों के बारे में सोचें, हम क्या करें, उनकी सेक्रीफाइस को याद रखें। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यूनिटी को प्रमोट करें, इंटीग्रिटी को प्रमोट करें अपनी कंट्री, ठीक है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो, और हमने कंट्री को डिफेंड करने में हेल्प करनी है, और एट द सेम टाइम अगर कभी हमारे को देश बोलता है कि हमें आपकी ज़रूरत है तो वहाँ पे हमने खड़े होना है। ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। और इसका हमें ऑप्शन कहाँ पे देखने को मिलता है, इसकी एग्जांपल हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, टीचर्स। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, जब इलेक्शंस का टाइम होता है तो टीचर्स क्या करते हैं, ड्यूटीज देते हैं। तो क्या टीचर्स को उसका एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं या कुछ मिलता है, नहीं, उनको एक ड्यूटी देती है, वो कंट्री क्या बोलती है कि हाँ टीचर्स की ज़रूरत है हमें इस टाइम, क्योंकि हमें इलेक्शंस लेने, तो कम से कम आप हमारी इस चीज़ में हेल्प कर दो। तो टीचर्स के क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं, क्या करते हैं कि हमने क्या करना है कि नेशन ने हमें सर्विस के लिए बुलाया हुआ है, तो हमने क्या करना है, जाके नेशन को सर्विस प्रोवाइड करनी। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग द पीपल ऑफ इंडियन, ट्रांसेंडिंग रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज। टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ, ऑब्वियसली बात है आपको क्या करना है, ब्रदरहुड तो मेंटेन कर रहा है ना। किसी भी कंट्री में अगर ब्रदरहुड की भावनाएं नहीं है तो वो कंट्री ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, क्योंकि आप डिस्क्रिमिनेट ही करते रहो हर चीज में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लिंग्विस्टिक आइडियाज, अगर आप इसकी रेस में, जेंडर के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, हर चीज में आप क्या कर रहे हो, उसको भाईचारा नहीं कर रहे हो, आप लोगों से डिस्क्रिमिनेट करते होते जा रहे हो, तो कंट्री ऐसे नहीं चलती है। कंट्री को आपको चलाना पड़ता है प्यार से, भाईचारे से। आर्टिकल सब क्लॉज 6, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। तो जब भी हम सुनते हैं इंडिया के बारे में तो हम एक ही चीज हमेशा सुनते हैं कि इंडिया का क्या है, रिच कल्चर है। अब इतना ज्यादा हमारा रिच जो कल्चर, हमारी जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो हमारा इतिहास है, इसको हमने कम से कम प्रिजर्व तो करना है ना। ऐसा थोड़ी है कि हम चले गए रेड फोर्ट में तो वहां पे जाके लिख के आगे गए रिंकी लव राजू, फिर अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हमने क्या करना है, नेचुरल हेरिटेज को हमको प्रिजर्व रखना, वो हमारा क्या बनता है, इतना तो हमारी क्या बनती है, हमारी ड्यूटी बनती है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, हमने अपने एनवायरनमेंट को बचाना है। कि इतने सारे लॉज बनाए, जैसे लॉज कौन कौन से हो गए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1772, फिर हमारा आ जाता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, उसके बाद हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 आया था, फिर फॉरेस्ट डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2005। ऐसे हमने बहुत सारे एक्ट लाए हुए हैं जो क्यों आए हुए हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है। इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, आपको क्या बचाना है, फॉरेस्ट बचाना है, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रीचर्स। आपको लिविंग क्रीचर्स के लिए कंपैशन होना चाहिए। तभी हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो लाया हुआ उसमें हमने क्या रखे हुए,
6 शेड्यूल रखे हुए हैं। इस 6 शेड्यूल में क्या लिखा है, हमने डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रखी हुई है कि जो फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में आते हैं, कोई भी एनिमल आता है लाइक एलिफेंट आता है, उनको हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि उनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, क्योंकि रेड लिस्ट में उनकी क्या दी हुई है, एंडेंजर्ड है उनका स्टेटस, किसी का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उनको हम शेड्यूल फर्स्ट और सेकंड में रखते हैं। जिनके ऊपर कम खतरा है उनको हम थर्ड और फोर्थ शेड्यूल में रखते हैं। इस टाइप से हम क्या करते हैं, कंपैशन रखते हैं, तभी हम उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर इन ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, क्योंकि एज अ कंट्री ऑफ, वो बाहर कहते नहीं कि स्नेक एंड चार्मर्स, हमारी कंट्री क्या करती है, ज़्यादा सुपरस्टिशन में बिलीव करती है, ऐसी चीज़ों में बिलीव करती है, सुपर नेचुरल बिलीव करती है जो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमारे फाउंडिंग जो फादर है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बोला कि कम से कम सॉरी सॉरी बिल्कुल नहीं बोला फाउंडिंग फादर ने, क्यों, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ये कब आई है, 1970, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन मैंने, ठीक है। तो हमने कम से कम इतना बोला कि देखो यार, कम से कम इतना साइंटिफिक टेम्पर तो अपना होना चाहिए। तो हमारा साइंटिफिक टेम्पर अब दिखना शुरू हो गया, ऐसी बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो हमारे प्रैक्टिकलिटी पे कवर करते हैं, हमारे पास यहाँ पे आईआईटीज है, आईआईएम में और काफ़ी ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, ऑफ द मोस्ट ऑफ द जो बड़ी रेपुटेटेड कॉर्पोरेशन है, कंट्रीज हैं, ठीक है, उसमें सीईओज वगैरह इंडिया, इंडिया के मतलब इतना तो है कि हमारा साइंटिफिक टेम्पर है। 9 टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर, तो ऐसा नहीं है कि जब आप दंगे क्या, जब भी कोई आप किसी चीज़ से, सरकार की या कुछ भी गवर्नमेंट से आप मानते नहीं, उसके बाद आप उससे बोलते हो कि नहीं ये गलत कर रही है गवर्नमेंट या ये ला नहीं लाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप जाके गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जलाना शुरू कर दो, क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। हम वर्ड गलत यूज करते हैं, गवर्नमेंट यूज करते हैं, बट पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से बनी। तो वायलेंस करके अगर अपनी ही प्रॉपर्टी, क्योंकि कल आपने और हमने ही क्या करना है, उसी ट्रांसपोर्टेशन को यूज करना है। अगर आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होता है, हमें, आपने देखा होगा कि जो मेट्रो सिटीज़ होगी, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होगी, वहाँ पे रेलवे वगैरह से होता है। और कल अगर आप सरकार की कोई एक बात में आप मान ना रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप जाके रेल को चला के आ जाओ, उससे क्या होगा, आपको अगले दिन प्रॉब्लम आएगी जब आप वहाँ पे जा रहे होगे। मैंने ये बोला है कि आपको वायलेंस नहीं करना, to strive toward excellence in all the spheres of the individual and collective activity so that the nation constantly rise to the higher level of endeavor, को करना चाहिए, एक्सीलेंस की तरफ जाना चाहिए इन ऑल द स्फीयर्स। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक तरफ जाओ, आपको कलेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, आपको एनवायरनमेंट में एक्शन लेना पड़ेगा, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, आपको एग्रीकल्चर की तरफ देखना पड़ेगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, आपको ह्यूमन राइट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको स्पेस की तरफ जाना पड़ेगा, आपको एटॉमिक की तरफ जाना पड़ेगा, आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। ये सब फैक्टर्स की तरफ आपको हर तरफ एक्सीलेंस चाहिए, सिर्फ एक चीज़ आप एक्सीलेंस लेके कुछ नहीं कर सकते हो। सेम टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉवर्टी इंप्रूव रिमूव करें, हम एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट करें। और 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, इसको जो मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मैंने आपको कहा था कि एक फंडामेंटल ड्यूटी मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि 3 चेंजेस आई थी। 3 चेंजेस कहाँ पे आई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से? एक आई थी फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट में क्या हुआ था, 21A को ऐड किया था। दूसरी चेंज किसमें आई थी, डीपीएसपी में, उसमें क्या हुआ था कि पहले 0 से 3 तक था, अब क्या हो गया 0 से 6 को, ये चेंज आई है दूसरी चेंज। तीसरी चेंज क्या है कि इसमें 11th ड्यूटी को ऐड किया गया। इस 11th ड्यूटी में उन्होंने क्या बोला कि who is parent or guardian to provide opportunities for education to his child as the case may be what between the age of 6 and, क्योंकि अगर आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी मिली है जिससे आप क्या कर सको, एजुकेशन ले सको, तो पेरेंट्स इतने भी डिले नहीं होने चाहिए, केयरलेस नहीं, तो जाके अपने बच्चों को सुबह तैयार करके वहाँ स्कूल भी ना छोड़, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी, वो कम से कम तो जाके छोड़ कर आ जाए। तो ये हमारा क्या हो गया फंडामेंटल। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग में रखना है क्या कि ये 5 से 10 जो लाइन्स दी गई हैं आपकी ड्यूटीज़ हैं, बस आपको इसमें ध्यान रखना होगा, इसको इसमें ज़्यादा और कुछ करना
बस आप एक ये याद रख लो किस कमेटी के थ्रू, श्रवण सिंह के कमेटी के थ्रू आया था। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन्होंने ऐड किया था। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसमें ये नहीं थी। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 6 में किस प्राइम मिनिस्टर ने लाया था? इंदिरा गांधी ने लाया था ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। पर अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बीच में हम कोशिश करेंगे जब आपके एग्ज़ाम आते हैं तो बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे के बीच हम क्या कर चलाएं, हम मैराथन एक चलाएं जिसमें हम क्या करें कि सिर्फ मैं आपको यहाँ पे एक लिंक डाल दूँ और उस लिंक में मैं क्या करूँगा, ये गूगल मीट का एक लिंक डाल के आपको फेस टू फेस अगर आपको करना है, कोई भी डाउट पूछना है, कुछ भी करना है, आप आके बातें कर सकते हो। अगर आप रिविजन कर करके फ्रस्ट्रेट हुए हो तो जितने ज़्यादा 5 से 10 से 20 से 25 मेंबर, 100 मेंबर्स, जितने मर्जी मेंबर्स आ जाए, कोई अगर एक एक डाउट भी पूछता जाएगा तो हर 100 बंदे का डाउट क्लियर होता जाएगा। आप क्या कर सकते हो वहाँ पे आके क्वेश्चन आंसर